हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी फिजिक्स की क्लास लेंगे। मोहम्मद अनैन जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाकी लोग भी जुड़े। आवाज आ रही है? अनैन, माइक अपना ऑन करिए। और हम लोग जो है चलते हैं क्लास की तरफ। बाकी लोग जुड़ते रहेंगे। हाँ सर, आवाज आ रही अनैन, है। आवाज आ रही है? बाकी लोग नहीं अभी जुड़ रहे हैं, फिर भी एक लोग जुड़े हैं अभी। अभी हम क्लास की तरफ चलते हैं, ठीक है? वेट करते हैं पहले। थोड़ा सा बस वो करना है। एक सीधा दिख रहा है क्या? पेन सीधा रखा हुआ है, दिख रहा है? उल्टा दिखता है हाँ, सर। उल्टा दिख रहा उल्टा है, दिख उल्टा। रहा है। हाँ अच्छा, हाँ, अभी सीधा दिख रहा है। अभी सीधा दिख रहा है। सीधा दिख रहा है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। बस अभी हम करते हैं। ठीक है, दिख रहा है सीधा? नहीं, थोड़ा और इधर कीजिए। हाँ, लेफ्ट अभी कर लेफ्ट। रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक। थोड़ा सा जो है सेटिंग सही से नहीं हो पा रहा है इसमें। तो आज हम लोग जो है, आज कौन सा तारीख है? आज 21 तारीख है सर। हाँ, तो 21 आज योगा डे भी है। और 21/6/2021, 21/6। एक मिनट, ये उल्टा हो जा रहा, नहीं तो ऐसे सही रहता है। जैसा जैसा आपको लगता है ना सर, वैसे कीजिए। हाँ, अब सीधा दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है सर। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ सर। बाकी अभी कोई नहीं जुड़ रहा है। और कौन जुड़ गया है? सचिन जुड़ गए सचिन। हैं। सचिन राज। सचिन, आवाज अपना वो आवाज बंद कर अच्छा दिया है सर। चलिए। यस हाँ, सर। आवाज तो करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा। हाँ, आवाज आ रही है ना? ओके। यस सर। तो आज हम लोग, हाँ ठीक है, आज हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है, अभी फिर हम लोग जो है आज गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको पढ़ेंगे आज। हाँ, आज गोली का दर्पण पढ़ टॉपिक दिया। है गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। कैसे जो है प्रतिबिंब बनता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम लोग गोलीय दर्पण में जो है देखेंगे। तो सबसे पहले जो है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, एक दिन मैं बताया था इसको। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। दो। 2 प्रकार के कौन से होते हैं? एक होता है अवतल दर्पण, और दूसरा दूसरा क्या उत्तल होता है? दर्पण। उत्तल उत्तल दर्पण। दर्पण। उत्तल और अवतल। हाँ, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, अवतल दो हो गया दर्पण। अवतल। इसमें अवतल दर्पण में क्या होता है कि अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, बाहर की तरफ पॉलिश होता है, ठीक है। और उत्तल में क्या यस होता है, सर। बाहर की तरफ जो है
परावर्तक पृष्ठ होता है और अंदर की तरफ पॉलिश। ठीक है, इस तरफ से दोनों में डिफरेंस है। तो हम लोग एक एक करके जो है उत्तल दर्पण और प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, पहले एक बार प्रतिबिंब के पहले हम लोग किरण आरेख देख रहे हैं। किरण आरेख, ठीक है। प्रतिबिंब इसके बाद देखेंगे, पहले हम लोग किरण आरेख देखते हैं। किरण आरेख कैसे खींचना है, उसके नियम कितने हैं या कैसे कैसे है। अवतल दर्पण के, उत्तल दर्पण में भी यही नियम होता है। अवतल में बता देते हैं तो उत्तल में अपने आप हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें अलग से बता देंगे। तो इसके 4 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 4 नियम होते हैं। 4 नियम, पहला नियम ये है कि जब कोई अवतल दर्पण जो है, जैसे ये अवतल दर्पण है, ठीक है ना, और अवतल दर्पण कब बनेगा? जब इसका बाहर वाला पृष्ठ जो है क्या हो जाएगा? पॉलिश हो जाएगा। ये क्या हो गया? पॉलिश हो गया। और इसके बीचों बीच में जो एक समानांतर ऐसे रेखा खींची जाएगी, इसको क्या कहते हैं? ये कौन सी रेखा है बताइए? वो बता रहे सर, ये मुख्य अक्ष है। क्या है ये? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। ये मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस नहीं, मुख्य अक्ष है, ठीक है। हाँ सॉरी सर, हाँ, ज्यादा दिन हो गया है तो थोड़ा करने में जो है थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, तो हम बताते जा रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। अब इसमें दे रहा है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण जो है खींची जाएगी, पहला कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण जो है खींची जा रही है, ठीक है, तो अवतल दर्पण से वह हमेशा कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। मुख्य फोकस बता दें आप लोगों को, मुख्य फोकस क्या होता है, ये वीडियो में बताया था मुख्य फोकस क्या होता है। तो ये इसका हो गया पोल। क्या हो गया? पोल को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये इसका हो गया, मान लीजिए क्या, वक्रता केंद्र सी हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे हो गया मुख्य ये हो फोकस, गया फोकस एफ हो गया। और यहाँ से की दूरी क्या कहलाती है? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। सर आवाज क्या कहलाती है? आ रही है सर। मुख्य फोकस, अच्छा, फोकस दूरी, फोकस, हाँ, मुख्य फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। स्मॉल एफ रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? स्मॉल एफ रहेगा, ठीक है। तो अभी उस सब के बारे में हम लोग को पहले 4 नियम जानना है। तो इसमें बताया जा रहा है कि पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर किरण खींचने पर, किरण खींचने पर, रेखा नहीं बोलेंगे, किरण बोलेंगे, वह हमेशा मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है। इसमें देखेंगे कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण ये किरण जो है ये किसके समानांतर है? जैसे मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष जा रहा है और इसी के समानांतर क्या हो गया? ये किरण हो गया। तो इसको जो है ये परावर्तित होकर के किससे जा रही है? फिर कहाँ से जा रही है? मुख्य फोकस से जा रही है। अगर मान लो यहाँ से भी कोई किरण जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, वो भी परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से ही जाएगी। यहाँ से कोई किरण जा रही है तब इसके समानांतर होना चाहिए,
तो कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। यहाँ से कोई किरण जा रही है तो परावर्तित होकर के कहाँ आएगी, मुख्य फोकस से ही आएगी वो, ठीक है ना। तो ये पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण अगर अवतल दर्पण से परावर्तित हो रही है तो परावर्तित होने के बाद वो कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, ठीक है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि यदि कोई किरण, दूसरा नियम यह है कि यदि कोई किरण मुख्य फोकस से खींचेंगे, मुख्य फोकस इस तरह से करने पे कैसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। हाँ उल्टा दिख रहा है सर। अच्छा, और ऐसे करने पर हाँ ऐसे दिखाई दे ऐसे रहा है कर कोई दिक्कत नहीं। सीधा दिख रहा है। दिखाई दे रहा है। ओके, एक मिनट हम थोड़ा सेट कर देते ठीक है। हैं। हाँ, इसको इसी तरह सेट कर देते हैं, थोड़ा देखने में सही रहेगा। और जितना दिखेगा उतने में ही लिखेंगे। जितना दिखेगा उतना ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम नया नियम फिर से बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको काट देते हैं। नया नियम है, जानते हैं सर, इस तरह क्या होता है जानते हेलो, हैं, मतलब पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ पूरा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हम जितना लिखेंगे उतना दिखाई देगा, ठीक है। हाँ ठीक है। यहाँ से लिखेंगे तो इधर का पूरा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक। हाँ हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, तो उतना में ही लिखेंगे। तो दूसरा नियम ये है कि यदि कोई किरण मुख्य फोकस को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से, ठीक है। मुख्य फोकस कैपिटल एफ से खींचेंगे तो वह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखिए इसमें क्या, इसी का उल्टा कर देना है। जो इसके पहले हम ये जो डायग्राम बनाए हैं ना, इसी का उल्टा है वो। देखिए ये जो ये डायग्राम बनाया हूं, इसमें क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है तो मुख्य फोकस से गुजर रही है, ठीक है ना, परावर्तित होकर। हेलो, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। हेलो, हेलो, आवाज नहीं जा रही है क्या। हाँ सर, आवाज जा रही है। हाँ सर आ रही है आवाज। अच्छा, तो देखो हेलो, पहला नियम क्या बताया हूं कि कोई किरण जो है, हेलो, हाँ बोलिए ना। कोई किरण जो है मुख्य अक्ष हाँ के समानांतर अगर जा रही है तो वो परावर्तित होकर कहाँ से गुजर रही है, मुख्य फोकस से गुजर रही है, ठीक है। और दूसरा नियम क्या बताया जा रहा है कि अगर मुख्य फोकस से कोई किरण खींचेंगे तो परावर्तित होकर के कहाँ चली जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, मतलब उसी का उल्टा है, अपोजिट है। तो देखिए फिगर बनेगा, यहाँ पे जो चित्र बनेगा, यहाँ पे मैं चित्र बना दे रहा हूँ दूसरे पेज पर, उसी का अपोजिट है ये। दूसरे पेज पे चित्र बन रहा है, देखिए ध्यान से इसको, कि ये अगर
अवतल दर्पण है, ठीक है, दिख रहा है ना, ये अवतल दर्पण है और इसको पॉलिश कर दिया गया पीछे से, और ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो ये इसका मुख्य फोकस है, यहाँ तक। तो मुख्य फोकस से अगर ये किरण खींच रहे हैं, ये किरण कहाँ से खींच रहे हैं, मुख्य फोकस एफ से खींच रहे हैं, तो ये परावर्तित होकर के किधर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। मतलब हाँ, मुख्य फोकस से किरण खींचेंगे तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। हाँ और अगर मुख्य अक्ष के समानांतर खींचेंगे तो मुख्य फोकस से गुजरेगी, और मुख्य फोकस से खींचेंगे तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। दोनों नियम एक दूसरे का क्या है, उल्टा है, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ सर। दोनों नियम, हाँ, दोनों नियम एक दूसरे का उल्टा है, तो ये दूसरा नियम था। अब जो है तीसरा नियम हम लोग देखते हैं। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है कि जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र होता क्या है, आपको पता है कि गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होते हैं, और गोले का भाग होने के कारण जो है गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तभी इसको दिखा रहा हूं मैं। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वापस भी वक्रता केंद्र सी से ही होगी। ये देखिए सिंपल एकदम है कि वक्रता केंद्र से अगर खींचेंगे किरण, जैसे ये आपका अवतल दर्पण हो गया, और ये आपका जो है अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पे जो है ये हो गया वक्रता केंद्र सी, इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, इसको वक्रता केंद्र सी कहते हैं। तो अगर जो है ये कोई किरण जो है वक्रता केंद्र से गुजर रही है, ठीक है, यहां से आ रही है किरण, ये सीधे वक्रता केंद्र से आ रही है, तो परावर्तित होने के बाद वो सीधे क्या हो जाएगी, इसी से फिर वापस भी हो जाएगी। कहां से चली जाएगी, उसी रास्ते वापस चली जाएगी। वक्रता केंद्र से अगर होकर के किरण आएगी तो उसी रास्ते क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ये तीसरा नियम है, ठीक है। ये अवतल दर्पण के जो परावर्तन उसमें हो रहा है और जो किरण आरेख बन रहा है, उसके 4 नियम हैं। तो ये तीसरा नियम है कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो वह परावर्तित होकर के वापस भी वक्रता केंद्र से ही हो जाएगी, सी से ही हो जाएगी। ये तीसरा नियम है। और चौथा नियम देखिए क्या है, यदि कोई किरण ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। यदि कोई किरण ध्रुव पी से टकरा रही हो तो वहां पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। हाँ, ये पहले ही बताया गया हूं, परावर्तन के नियम भी यही होता है। तो देखिए क्या है, ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया, बीचों बीच से जो जाएगा मुख्य। ये क्या हो गया आपका, ध्रुव हो गया। क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ध्रुव को प्रदर्शित करते हैं किससे, पी से। तो दे रहा है कि अगर कोई किरण आ रही है, ये आपतित किरण है और ये पी से टकरा रही है। आपतित किरण कहाँ से टकरा रही है, पी से टकरा रही है, ठीक है। तो पी से टकराने के बाद दिख नहीं रहा है,
दिख रहा है सर। दिखा? हाँ, हाँ सर। ये पी से टकरा रही है, तो टकराने के बाद जब वापस होगी तो ये एंगल बनाएगी। ये हो गया आप कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। ये कौन सी किरण? परावर्तित किरण। तो जो कोण यहाँ पे रहे वही कोण क्या रहेगा? यहाँ पे भी रहेगा। मतलब कोण आई और कोण आर बराबर होगा। जितना एंगल का जितना एंगल का कोण यहाँ बनेगा आपतन कोण, उतना ही क्या बनेगा? परावर्तन कोण भी बनेगा। ठीक है, हाँ तो ये 4 नियम हो गए। तो 4 नियम में पहला नियम क्या था? पहला नियम ये था कि अगर जो है कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो वो परावर्तित होकर कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है। दूसरा नियम क्या था कि अगर कोई किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो परावर्तित होकर कहाँ चली जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। तीसरा नियम था कि अगर कोई किरण सी से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो परावर्तित होकर पुनः वापस सी से ही चली जाएगी। और चौथा नियम है कि अगर आपतित किरण कोई ध्रुव से टकराती है तो परावर्तित होने के बाद जो कोण बनेगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके 4 नियम हो गए। अब 4 नियम होने के बाद जो है हम लोग अब प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। जो है कि उत्तल दर्पण में भी यही रूल लागू होता है। ठीक है, उसमें भी यही फॉलो होगा। तो उसके अलग से नहीं बताता हूँ, जब आएगा उसका प्रतिबिंब तो बता दूंगा। और हम लोग जो है अब अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसको देखेंगे। अर्जु कुमार, अर्जु है हैं? या अनुज? अनुज है। आवाज जा रही है? गया हाँ सर। गया। अच्छा ठीक है, आवाज जा रही है सबको? हाँ सर। ओके। अब देखिए जो है हम यहीं से पढ़ाएंगे, इतना दिख रहा है तो इधर ही चलेगा। अब देखिए अगला जो हेडिंग है वो रहेगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। क्या रहेगा? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अवतल दर्पण के जो किरण आरेख होते हैं वो 6 प्रकार से बनते हैं। 4 नियम हैं और बनते हैं 6 प्रकार से। और जिसमें बिंब को अलग अलग 6 स्थानों पर रखकर प्रतिबिंब बनाते हैं। मतलब अवतल दर्पण में जैसे मान लिए कि अवतल दर्पण है ये, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया कि नहीं हो गया? बीचों बीच से जो लाइन खींचेंगे वो क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? इसका मुख्य अक्ष हो गया। तो अब इस पर जो है हम बिंब का मतलब होता है वस्तु। बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु। ये मान लो वस्तु यहाँ रख दिए, इसको क्या बोलेंगे? वस्तु बोलेंगे। वस्तु को ही क्या बोलते हैं? वस्तु को ही क्या बोलते हैं? बिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंब बोलते हैं। और वस्तु का जो जो चित्र बनेगा, जो शीशे में या दर्पण में जो चित्र बनेगा उसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। हाँ, तो बिंब जो है अब देखिए कहाँ रखेंगे बिंब? हमेशा दर्पण के बाएं साइड रखा जाता है। दर्पण है, ठीक है, दर्पण के लेफ्ट साइड में बिंब रखा जाता है। तो बिंब को जो है हम 6 स्थान पे रख सकते हैं। पहले तो देखिए ये इसका क्या है? ये इसका पी है। पी का मतलब क्या होता है? ध्रुव होता है। ये इसका हो गया मुख्य फोकस। क्या हो गया? मुख्य फोकस एफ हो गया। ये इसका क्या हो गया? वक्रता केंद्र सी हो गया। ठीक है। हाँ सर। अब देखो बिंब, बिंब की स्थिति कितनी होगी? 6 स्थितियां होगी बिंब की। पहली स्थिति क्या होगी कि बिंब जो है अनंत पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा? अनंत पर। अनंत जानते हैं ना? हाँ। हाँ सर। तो जो वस्तु जब अनंत पे रखी जाएगी
तब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। फिर वस्तु को यहाँ से थोड़ा सा हटा करके थोड़ा इधर कर देंगे, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जब वस्तु आ जाएगी, जैसे यहाँ पे वस्तु आ जाएगी, कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ये वस्तु पहले यहाँ रखा गया, ये पहला पोजीशन है। दूसरे में कहाँ आ गया वस्तु, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गया। अब बीच में आने का मतलब ये नहीं कि एकदम बीचों बीच ही रहेगा, यहाँ भी अगर रख देंगे तो ये भी बीच में ही हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ सर। अनंत से थोड़ा भी दाहिने तरफ गए तो वो बीच में हो गया, कहीं भी रख देंगे तो अनंत में और वक्रता केंद्र में अगर जो है वस्तु रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब अलग बनेगा। फिर हम वस्तु कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो तीसरी स्थिति हो गई। फिर कहाँ वस्तु रखेंगे, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे वस्तु को हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ रखते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे। फिर वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे, ये हो जाएगा, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। फिर फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, ये हो गया 6। तो ये 6 स्थितियां जो हैं, 1 2 3 4 5 6 बिंब की स्थितियां जो है 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनाएंगे अवतल दर्पण में। कैसे बनाएंगे एक एक करके हम लोग उसको जो है देखेंगे, ठीक है। हेलो, हाँ सर। ये कितनी स्थितियां हो जाएंगी प्रतिबिंब बनने की, 6 स्थितियां हो जाएंगी। अब इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए पहला प्रतिबिंब बनाएंगे कि पहला प्रतिबिंब बनाएंगे, देखिए कैसे। अब पहला प्रतिबिंब बनेगा कि बिंब की स्थिति कहाँ पे होगी, बिंब की स्थिति जो होगी वह कहाँ पे होगी, अनंत पर। बिंब मतलब क्या होता है, बिंब का मतलब क्या बताया हूं, वस्तु को अगर हम अनंत पर रख देंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर नहीं, वस्तु प्रतिबिंब पे है ना, वस्तु अनंत पर है ना, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से। अगर हम वस्तु यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर मुख्य फोकस पर। अब कैसे बनेगा उसको दिखा रहा हूं अभी, ठीक है। अब देखिए, ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया, क्या हो गया, दिख रहा है, अवतल। हाँ सर। हाँ, अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण कब होगा, जब पॉलिश कर देंगे पीछे से, तब क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो गया। और इसके बीच में हो गया आपका मुख्य अक्ष, क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब प्रतिबिंब कहाँ, अरे वस्तु कहाँ पे रखा जा रहा है, अनंत पर। ये क्या है, अनंत है। वस्तु कहाँ पे रखा जा रहा है, अनंत पे रखा जा रहा है, अनंत पे रखा जा रहा है। तो वस्तु अगर अनंत पे रखा जा रहा है तो आपको नियम बताया था कि अगर कोई वस्तु यहाँ पे है तो ये समानांतर इसके जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसे किरण जाएगी, जाएगी ना। तो जाने के बाद वो टकरा करके परावर्तित कहाँ से होगी, परावर्तित होकर कहाँ से गुजरेगी, बताइए। अभी बताया था नियम, परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, ठीक है ना। ये मुख्य फोकस F है और ये वक्रता केंद्र C है, ठीक, मुख्य फोकस से गुजरेगी। और इसी तरह से अगर कोई किरण इधर से खींच दे रहे हैं, ये भी कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ पे, ये बिंदु आकार का बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। यहीं पे बन रहा है, मुख्य फोकस पे ही बनेगा प्रतिबिंब। अनंत पे जब वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। हाँ, जब वस्तु जो है अनंत पे रहेगी तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनेगा। और
ये इसका आकार क्या होगा? आकार मतलब साइज। आकार मतलब क्या होता है? साइज साइज। तो साइज जो होगा वो हो जाएगा कितना? छोटा बहुत छोटा, अत्यंत छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा अत्यंत छोटा हो जाएगा, मतलब कि बिंदु के आकार का। किसके आकार का? बिंदु का आकार बिंदु के आकार का हो जाएगा। इतना बिंदु दिख रहा है ना यहाँ पे, तो बिंदु के हाँ आकार का सर हो जाएगा। और प्रतिबिंब चूंकि दर्पण के बाएं बन रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जब भी वास्तविक रहेगा तो वो उल्टा रहेगा। कैसा रहेगा? उल्टा उल्टा रहेगा। हाँ, तो अब देखिए, अगर वस्तु को हम अनंत पे रख दिए, ये क्या है? अनंत, इनफाइनाइट, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर हाँ, और प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया? अत्यंत छोटा। वस्तु तो बहुत बड़ा है ना, और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब क्या है? बहुत छोटा बना है। और उसका उसका जो है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगी। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन हो गया प्रतिबिंब बनने का। अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब का जो है दूसरा कंडीशन देखते हैं। देखिए, दूसरा कंडीशन क्या रहेगा कि वस्तु कहाँ पे रखी जाएगी? अभी बताया था, वस्तु कहाँ पे रखी जाएगी? अनंत पर नहीं, अनंत पे हो गया ना पहला। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहाँ रहेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वक्रता केंद्र के बीच। ये वस्तु कहाँ रहेगी? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगी। मतलब अनंत का मतलब इनफाइनाइट, वक्रता केंद्र का मतलब सी, इसके बीच में रहेगी। ठीक है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जैसे जैसे वस्तु दाहिने तरफ खिसकेगी वैसे वैसे बाएं तरफ खिसकेगा। ठीक है, जैसे जैसे वस्तु की स्थिति दाहिने तरफ खिसकेगी, जैसे देखिए ये हो गया अवतल दर्पण, और ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया, और ये तो अनंत हो गया ना। तो अनंत पे अगर वस्तु या बिंब रख दिया गया, बिंब यहाँ पे रख दिया गया, वस्तु यहाँ पे रख दिया गया, तो ये कहाँ पे हो गया? ये वक्रता केंद्र आपका सी हो गया, और ये मुख्य फोकस हो एफ हो गया। ठीक है ना? ये तो हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु रखे हैं तो क्या हो रहा है वहां से? अब ये आपको नियम पता है कि पहली बार जब कोई जाएगा सीधे, तो टकराने के बाद सीधे कहाँ से गुजरेगा? मुख्य फोकस से गुजरेगा। इतना तो पता है नियम, है ना, कि जब समानांतर किरण जा रही है तो टकराने के बाद या परावर्तित होने के बाद कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो ये सब में करना है, इतना इतना सब में करना है। उसके बाद क्या करना है उसको देखिए। अब देख रहे हैं कि यहीं से ये क्या है? आपका सी है। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब वक्रता केंद्र। ठीक है, अगर अगर जो है आपको बताया गया है कि अगर जो है सी से कोई किरण ऐसे गुजर रही है तो परावर्तित होने के बाद थोड़ा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा नहीं सीधा होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए सीधा। ठीक है ना? ये नहीं है, इसको नहीं ध्यान देंगे, ये गलत हो गया। तो ये अगर ऐसे जा रही है तो परावर्तित होने के बाद क्या हो जाएगा? ये सीधे इसी रास्ते में चली जाएगी। चली जाएगी नहीं चली जाएगी? नियम बताया हो ना कि जैसे आएगी सी से वैसे ही क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे ये जो जगह बन रहा है ये प्रतिबिंब बन रहा है। ये क्या है? प्रतिबिंब है। ये क्या है? वस्तु है, और ये प्रतिबिंब है। अब देखिए, अब पहले हम अनंत पे रखे थे तो मुख्य फोकस से प्रतिबिंब बना था। अब हम यहाँ पे वस्तु को जो है अनंत और सी के बीच रख दिए तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? एफ और सी के बीच बन गया। कहाँ बन गया?
मुख्य F और फोकस P और देखिए, वक्रता केंद्र के बीच में गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच जो है प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये मुख्य फोकस है और वक्रता केंद्र होगा, इसके बीच में क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। अब देखो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो छोटा होगा। देखो वस्तु इतना बड़ा है ना, वस्तु बड़ा है कि नहीं है? हाँ सर। और प्रतिबिंब उससे छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम्म, तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा छोटा। बनेगा। ठीक है, हाँ। और इसका प्रकृति क्या होगा? प्रतिबिंब की प्रकृति वही हो जाएगा, बाएं तरफ बन रहेगा तो वास्तविक बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक बनेगा। और जब भी वास्तविक रहेगा तो हमेशा क्या बोलेंगे उसको? उल्टा। उल्टा। जब भी वास्तविक रहेगा तो क्या बोलेंगे? उल्टा। तो हाँ, अभी हम लोग जो है दो परिस्थितियां जान गए प्रतिबिंब का, जो है दो परिस्थितियां जान गए। अब इसके बाद 9:50 हो गया है ना, 9:40 हो गया, तो थोड़ा 5 मिनट रेस्ट लीजिए, उसके बाद केमिस्ट्री का क्लास शुरू किया जाएगा। ठीक है, हाँ। और इसके आगे का नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा, जो है आगे का प्रतिबिंब नेक्स्ट डे रहेगा, जो है। थैंक यू।